Good morning. Welcome to Alex International Online Tutorial. My dear friends, today we will study the constitution of our country and the constitutional development of India. तो आइए आज हम लोग बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास पे प्रकाश डालने से पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान है क्या, पॉलिटिक्स है क्या। क्या राजनीति सिर्फ ऐसा साइंस है जिसमें अनैतिकता की बात करते हैं? तो कदापि नहीं। तो राजनीति विज्ञान जो शब्द है, यह शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्द पॉलिटिकल और साइंस से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा के दो शब्द हैं, एक शब्द है पॉलिटिकल और दूसरी भाषा है साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस से मिलकर बना है। मतलब ये एक ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो राजनीति से संबंधित है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो पॉलिटिक्स से संबंधित है। पहले तो ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स से संबंधित है, इसीलिए इसे पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। अब अगर देखा जाए कि शब्द की अगर उत्पत्ति से या व्युत्पत्ति से बात करें, ओरिजिनेशन ऑफ वर्ड, तो ये क्या है? तो ये राज्य का अध्ययन है। हम इसी राजनीति विज्ञान में ये जानेंगे कि राज्य जो शब्द है भारत के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के संदर्भ में यह जो शब्द है राज्य, भारत एक राज्य भी है और भारत राज्य में जो छोटा छोटा राज्य है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत राज्यों का राज्य है। और कहीं न कहीं इसकी चर्चा संविधान में भी देखने को मिलती है कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ स्टेट्स। तो इसीलिए हम भारत को राज्य शब्द से सुशोभित करते हैं या अलंकृत करते हैं या निर्देशित करते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान की काफ़ी सारी परंपरागत परिभाषाएं भी हैं। तो राज्य के अध्ययन के रूप में भी हम इसकी बात करेंगे। अब हम लोग ये बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की क्या कुछ परिभाषाएं हैं, और अगर है तो क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफिनीशन की कुछ बात कर लें। तो जब हम डिफिनीशन की बात करेंगे इसी को लगा दो, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? तो हम लोग बात करेंगे डिफिनीशंस की। तो भैया ब्लंसली के मतानुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। अर्थात कि भैया हम राज्य किसको समझेंगे या राज्य होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। कि अगर किसी राज्य का विकास हुआ, अगर किसी राज्य का विकास हुआ तो भैया कैसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ टर्म कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि ये राज्य है या ये राज्य नहीं है।
पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। तो आइए, डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह एक ऐसा साइंस है, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसका जो अध्ययन का जो स्टार्ट है यह भी पॉलिटिकल साइंस से होता है, स्टेट से होता है, राज्य से होता है, और इसका जो अंत है, इसका एंड भी जो है वो भी राज्य से ही होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यह एक ऐसा विज्ञान है जो हम अगर ये बोले कि राज्य से पूर्णतया संबंधित है तो शायद व्यर्थ नहीं होगा। हालांकि जेम्स अपने शब्दों में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। देखिए, अब अगर हम गार्नर के शब्द को और जेम्स के शब्द को मिलाएं या तुलना करें तो हम देखते हैं कि दोनों के कथनानुसार राजनीति विज्ञान राज्य पर निर्भर है। मतलब राज्य के अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा जा सकता है। आगे देखिए, गैरीज है। गैरीज क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव। अब देखिए, ये बहुत अच्छी सी बात है कि भैया मेरे कि ये जो हमारा राज्य है, ये जो राज्य है जिसे हमने राज्य का दर्जा दिया, ये जो राज्य है, इस राज्य का उद्भव कैसे हुआ। पहले तो इसके उद्भव की बात करते हैं। ये राज्य अस्तित्व में कैसे आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया। अभी आप जानते हैं कुछ समय पहले भारत में एक राज्य अस्तित्व में आया, तेलंगाना। ऐसे अनेकों राज्य अस्तित्व में आए। कभी बिहार से झारखंड अलग हुआ था, है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा केसेस है, हम धीरे धीरे देखेंगे। तो उद्भव की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब विकास की बात करते हैं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भैया किसी राज्य का विकास कैसे होता है। आज अगर हम बिहार को एक पिछड़ा राज्य समझते हैं तो आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा जो इसको पिछड़ा राज्य बनाने में कारगर रहा होगा। आखिर क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसको ठीक किया जाए, जिसके अंदर कुछ परिवर्तन किया जाए तो बिहार का पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उद्देश्य क्या है। आज जो ये राज्य है, इस राज्य का क्या उद्देश्य है। आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा कि कोई राज्य का निर्माण हुआ, किसी राज्य का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, यह राज्य की समस्त समस्याओं का भी उल्लेख करता है। भैया कौन उल्लेख करता है? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस राज्य की समस्त घटनाओं का उल्लेख करता है, समस्याओं का उल्लेख करता है, और समस्याओं का उल्लेख ही नहीं करता है, समस्याओं के समाधान के ऊपर भी बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो राज्य का अध्ययन है, इसको काफ़ी सारे जो हमारे जानकार हुए, विद्वान हुए, जैसे कि एक्टन हुए, गुडनोव हुए, इन्होंने भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही विज्ञान माना, राज्य का ही विज्ञान माना। तो आइए, इन विद्वानों के अतिरिक्त कुछ और भी बात है। ये सरकार के अध्ययन के रूप में भी बात करते हैं, एज ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। राजनीति विज्ञान के कुछ विचारक राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को प्रमुख मानते हैं। भैया मेरे, सरकार के अध्ययन को क्यों प्रमुख मानते हैं? तो उल्लेखनीय है कि सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का आरंभ अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ। तो इन विद्वानों ने जो राजनीति विज्ञान को डिफाइन किए हैं, तो सीले के मतानुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद इकोनॉमी, और जीव शास्त्र जीव का, बायो डील्स विद द बायोमोलिकुलर थिंग्स, बीज गणित अंकों का, अलजेब्रा डील्स विद
डिजिट। एंड ज्यामितीय शास्त्र लंबाई एवं चौड़ाई का, ज्योमेट्री लेंथ एंड ब्रेथ। लिकॉक भी बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। अभी भैया मेरे हमने क्या देखा, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये राज्य की कहानी है, राज्य की कहानी है, राज्य की कहानी है। काफ़ी सारे व्यक्तियों के मतानुसार हम राज्य की कहानी देख रहे थे। अभी पासा पलट गई, अभी हम अमेरिका की थोड़ी सी चर्चा क्या कर लिए, अभी हम बात करने लगे कि भैया ये तो सरकार की कहानी निकल के आने लगी। अब क्या माने और क्या नहीं माने, अब तो ये बड़ी संशय वाली बात हो गई। अब तो ये सरकार से संबंधित बात हो गई कि भैया मेरे, अब तो ये सरकार से संबंधित बात हो गई। फिर आता है सरकार और राज्य दोनों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसको कुछ विज्ञानों के मतानुसार माना गया कि भैया ये सरकार का भी अध्ययन है और राज्य का भी अध्ययन है। जैसे डिमॉक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। फ्रांसीसी विचारक हैं पॉल जेनेट, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है, पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो हमने देखा कि सरकार का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस का स्टडी सरकार के रूप में भी है, राज्य के रूप में भी है और राज्य तथा सरकार दोनों के भी रूप में है। गिल क्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। वहीं पे आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है, राज्य का भी विज्ञान है और शासन का भी विज्ञान है। हालांकि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, मतलब आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है, उसकी परिभाषाएं पे अगर हम प्रकाश डालें तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। भैया मेरे, समाज में सत्तात्मक वितरण क्या होता है? सत्ता मतलब पद। वहीं पे लासवेल और कैपलान कहते हैं कि एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। कितने सारे लोग तो नेता इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पावर मिलती है, जबकि यह एक सेवा होनी चाहिए और ये है भी उसी लिए। हम अब थोड़ी सी बात करें तो शक्ति को अत्यधिक व्यापक रूप में अर्थ में ग्रहण किया गया है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति और नियंत्रण का वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धा का मूल्य का होता है। इसको समझिए, ये क्या है भैया मेरे? इकोनॉमिक्स में आज अगर कोई किसान है और उस किसान के पास में बहुत सारा अनाज है, उस अनाज का वैल्यू कब ज़्यादा है? जब उसकी मांग बढ़ेगी तब ना। मोर डिमांड मोर वैल्यू। डिमांड ही नहीं रहेगा तो भाव तो सस्ते होंगे ही ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात है पूर्ति या आपूर्ति। अगर मांग बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति ही नहीं हो पा रही है। और तीसरी बात है प्रतिस्पर्धा। बाजार, प्रतिस्पर्धा है तभी तो बाजार है। प्रतिस्पर्धा है, आज कंपटीशन है तभी तो वैल्यू है। कंपटीशन नहीं होगा तो मूल्य वृद्धि, वैल्यू इंक्रीमेंट की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। एडिशनल वैल्यू की तो बात दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी और अंतिम माना जाता है। यद्यपि राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा गया है, किंतु इस विषय को अधिकांश विद्वान विज्ञान मानने को तो तैयार ही नहीं है। आपने देखा
कुछ लोग तो इसे सोशियोलॉजी का पार्ट भी मानते हैं। तो ये बात है। हालांकि कुछ जो विद्वान हैं राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध भी तर्क देते हैं, तो ये बात हम बाद में करेंगे। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं भारत के संवैधानिक विकास की तरफ। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी बात हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आरंभ करेंगे, और जब संविधान हमारा लागू हो गया देश में, जब हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गए, वहाँ की कहानी एक लंबी कहानी है, एक छोटी सी कहानी नहीं है। आज आप अपने घरों में स्वच्छंद हवा का आनंद ले रहे हैं, स्वच्छंद पानी का उपभोग कर रहे हैं, अपने अनुसार से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या जीवन ऐसा था? ऑब्वियसली नॉट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा की समिति, उसी में हम देखेंगे प्रारूप समिति, संविधान सभा के विकास के चरण, और अंततोगत्वा संविधान लागू होना, जहाँ पे हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हुए। ये एक लंबी कहानी है। तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। आपके मन में सवाल आया होगा कि संविधान क्या है? तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत थ्योरीज का डिस्क्रिप्शन होता है जिसके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। भैया मेरे सर्कुलेशन होता है। किसी भी देश का संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। भैया मेरे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन्स। तो भैया मेरे देश भी चलेगा तो उसका भी तो कुछ डिसिप्लिन होगा ना, कुछ आदर्श होगा ना, कुछ मूलभूत आदर्श होगा ना। और जहाँ पे यह सब है उसी को तो संविधान कहते हैं। सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे? सरकार के अंग कितने हैं? हालांकि इन सबों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम देखेंगे लेजिस्लेचर है, हम देखेंगे जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है। जो काम जुडिशियरी का है वो काम एग्जीक्यूटिव का नहीं है, जो काम एग्जीक्यूटिव का है उस काम को जो हमारा लेजिस्लेचर है वो नहीं देखेंगे। हालांकि हमारा जो संविधान है एक दूसरे पे आश्रित तो नहीं बोल सकते, लेकिन अंतर संबंधित है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज लेजिस्लेचर है तो एग्जीक्यूटिव है, तो जुडिशियरी है, और सब है तो देश है, राज्य है। एक नहीं तो कुछ नहीं।
तो अनेकता में एकता का सिद्धांत ही तो हमारा संविधान हमें सिखाता है। और देखिए यही बात इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी तो निर्धारित होता है, जिसमें जनता, जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। भाई किनके द्वारा शासित होती है? तो जनता के द्वारा। शासन करने वाले शासक कौन है? तो वही जनता खुद। लेकिन एक करिकुलम के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है। आज अगर आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लें, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक सुदृढ़ या फिर एक ठोस संविधान के अभाव के कारण या उसके लागू करने में कुछ अक्षमता जरूर रह रही होगी, जिसके कारण वो देश इतना सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है या सुशासित नहीं हो पा रहा है। ऐसा थोड़े ना है कि वहाँ पे जनता नहीं है, वहाँ पे जनता भी है, वहाँ पे संविधान भी होगा। हो क्या नहीं रहा है? तो पालन उसका नहीं हो रहा है एक मर्यादित तरीके से। कौन करेगा? तो जनता ही तो करेगी। अब अगर हम बात करें तो संविधान को फंडामेंटल लॉ भी बोला जा सकता है, जो किसको प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट करती है? तो जनता के विश्वास को रिफ्लेक्ट करती है। भैया जब जनता खुद उसमें बंधना चाह रहे हैं तो वही तो बात है। आज जनता खुद बंधना चाह रहे हैं तभी तो। अब आइए, अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। सिविल सेवकों के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए के चयन के लिए, सिविल सर्विसेज के चयन के लिए एक ओपन प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। इसमें पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। अधिनियम की जो धारा है 87, इसमें ये वर्णित है कि रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा, किस कंपनी भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कालांतर में, मतलब आने वाले भविष्य में, यही धारा प्रशासन में भारतीय की भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो अब आगे के लेक्चर्स में हम इसी तरह से देखेंगे दास प्रथा को कैसे भारत में विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, मतलब संविधान के विरुद्ध घोषित करके उसको ख़त्म किया गया, ये देखेंगे। उसके बाद हम चार्टर अधिनियम देखेंगे, भारत शासन अधिनियम देखेंगे, इसी तरीके से काफ़ी सारे अधिनियम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गई हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। योर कमेंट्स आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर मी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।